अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आजकल हुकूमत और अपोजिशन दोनों की उम्मीदों का मरकज़ मौलाना फजलुर रहमान बड़े इन हैं और कल उन्होंने बड़े अरसे बाद खुलकर बात भी की मीडिया के साथ। आईनी तरमीम के सिलसिले में क्या उनकी पार्टी पोजीशन है, क्या थॉट प्रोसेस था और इस वक्त क्या पोजीशन है, न सिर्फ वो खुल के वाजे की बल्कि एक जुमला उनका बड़ा मानी खेज जिसके ऊपर अपने तज्जियाकारों की राय हम लेना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती नज़र नहीं आ रही। बहुत बड़ा बयान। पार्लियामान बदकिस्मती से आवाम की खिदमत कम और ताकतवर की खिदमत ज़्यादा कर रही है। अगर वो गलत काम के लिए बज़िद रहे तो JUI इनके रास्ते में ज़रूर रुकावट बनेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने मज़ीद ये भी वाज़ेह किया कि PTI से तलखी वाला दौर ख़त्म हुआ तो इस पर आगे बढ़ना चाहिए। हमें सौदागिरी वाला काम नहीं करेंगे। क्या वजह है कि हुकूमत का मौक़िफ़ अवामी सतह पर मुस्तरद किया जा रहा है, ये सवाल भी उठाया उन्होंने। ये भी कहा कि हमारे मौक़िफ़ की तायीद इस वक्त अवाम में बहुत ज़्यादा है। ये मौलाना फजलुर रहमान ये क्यों कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती हुई उनको नज़र नहीं आ रही? क्या वजह है इस बयान की? इससे स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। हमें ज्वाइन करें इसके लिए फ़खर दुरानी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आप बताइएगा क्या वजह लगती है मौलाना के इस बयान की आपको? देखिए अलीना, ये मौलाना साहब का जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद उनका एक कंटिन्यूअस जो है मुतालबा था। एक तो ये कि वो इलेक्शन को नहीं मानते जो और इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। वो आज के दिन तक भी यही मुतालबा करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए फिर ये उनका जो एक बयान है, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अहम है कि ये हुकूमत अपना जो मुद्दत है वो पूरी करते हुए नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मौलाना ने जब ये PDM के प्लेटफॉर्म से भी इमरान खान की हुकूमत थी उनके ख़िलाफ़ एक जो शुरू की थी एक मुहिम या जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उसके बाद भी देखा हमने कि कोई 2-3 साल के बाद एक शुरू हुआ जो आइस ब्रेक होना शुरू हुई और उसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो एक तहरीक अदम एतमाद वाली वो जो थी वो कामयाब हुई। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मौलाना के पास स्ट्रीट पावर भी है एजुटेशन करने के हवाले से भी, और यही वो वजह है कि PTI को भी इस टाइम मौलाना की ज़रूरत है क्योंकि PTI के जो अपने वर्कर्स हैं वो उस तरह नहीं निकलते, ख़ास तौर के ऊपर 9 मई के वाक़ये के बाद। तो मौलाना की ज़रूरत इनको PTI को है। और उसी तनाजुर में अगर देखा जाए कि ये अगर दोनों मिल के दोनों सियासी जमातें एक कोई इस तरह की मौजूदा जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाते हैं तो टाइम लगेगा इनको ये हुकूमत ख़त्म करने के हवाले से। लेकिन वही बात है कि जो मौजूदा हुकूमत है, मैं ये समझता हूँ कि ये इस टाइम जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका जो एक शराकत दारी है जिसका बारहा इसका वो भी किया जाता है जो दोनों साइडों से, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत तब भी जा सकती है, वो उसका एक ही रीज़न है और वो है कि अगर ये माशी तौर के ऊपर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तब ही ये हुकूमत के जाने के जो आसार हैं वो नज़र आएंगे। अदरवाइज़ ये तब तक मैं समझता हूँ कि ये मौलाना साहब का सियासी बयान है। जहाँ तक दूसरी अगर इसका एक वो देखा जाए कॉन्टेक्स्ट में तो मौलाना साहब के ये इस तरह के बयानात शायद जो एक पॉलिटिकल बारगेनिंग के लिए भी हो सकते हैं। ख़ास तौर के ऊपर ये जो अब नया एक मंजरनामा सामने आ रहा है, ख़ास तौर के ऊपर ये जो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखने के बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं या इस तरह के जो बाकी जो इक़दाम अब उठाए जा रहे हैं, जो एक प्लान B के तौर के ऊपर मौलाना ने पहले जो आइनी तरमीम का वो नहीं दिया उनके हुकूमत का साथ, तो उसके तनाजुर में भी ये एक अगर देखा जाए तो मौलाना का ये सियासी बयान लगता है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि मौलाना अल्टीमेटली अब भी जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है उनके साथ ही मिलते हुए ये जो आइनी तरमीम है ना सिर्फ उसको वोट देंगे। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने एक इशारा दिया। वो ये कहते हैं कि हमारा असूली तौर के ऊपर इत्तफाक एक चीज़ के ऊपर है और वो है जो आइनी अदालतों का क़याम है। उसमें बाकी जो निटिग्रिटीज़ हैं वो उसके ऊपर बातचीत करके इनकी भी लीगल टीम काम कर रही है। जो पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये टास्क दिया गया है वो भी काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मुझे यही लगता है कि ये जो आइनी तरमीम है उसके लिए भी मौलाना राज़ी हो जाएंगे। बाकी ये इस कॉन्टेक्स्ट में जो पॉलिटिकल एक बयान मैं समझता हूँ कि मैं सियासी बयान है। भट्टी साहब, आप इससे इत्तफाक करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे है? क्योंकि असम्बली में कुछ रोज़ पहले तो मौलाना साहब ये कह रहे थे कि जैसी तैसी भी ये हुकूमत है लेकिन काम तो अब इसी से लेना है ना। आज मौलाना साहब बिल्कुल मुख्तलिफ बात, कहीं ये कोई
साजी जो उनसे हुई है या बड़े बड़े लोग उनसे आके मिले हैं पिछले कुछ दिनों में, उसका नतीजा तो नहीं है? मैडम शेख, आपका सवाल है कि मौलाना के बयान की वजह क्या है। अब्बास ताबिश याद आ रहे हैं, उनका एक बड़ा कमाल का शेर है, ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं, ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं, आंखें नहीं रहीं कि तमाशा नहीं रहा। थोड़ी सी गर्द बैठने दें मैडम शेख, तो फिर पता चले कि एक्सटेंशन से होती हुई बात, आईनी अदालत से निकलती हुई बात, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट तक पहुंची कैसे, और ये बात रुकती कहाँ तक है जाकर। क्या कुछ बचेगा हमारे पास जब ये एडवेंचर या मिस एडवेंचर मुकम्मल होगा? क्या कुछ रह जाएगा या सब कुछ बह जाएगा? मैडम शेख, मौलाना साहब के बयान की वजह यह है कि मौलाना साहब दुखी हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि PDM 1 मैंने बनाई, सबको इकट्ठा मैंने किया, तहरीक मैंने चलाई, इमरान हुकूमत मैंने गिराई, मगर तुमने हासिल की ऊंचाई और मेरे हिस्से में आई खाई। मैडम शेख, मौलाना साहब दुखी हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को बता रहे हैं, सुना रहे हैं कि इलेक्शन में ना डाला चारा, इक़्तिदार में भी भुला दिया मुझे यारा, दोनों ने हुकूमत बांट ली मुझे, झूठी तसल्ली ना मिली झूठा सहारा। मैडम शेख, मौलाना साहब दुखी हैं और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को बता रहे हैं, सुना रहे हैं, मुझे लिए एक बाहर से फ़ोन करवाकर, रात की तारीकी में मेरे घर आकर, मेरे हाथ में नकली मुसवदा थमाकर, मुझे चंद ओहदों के लारे लप्पे लगाकर, मेरे हाथ में पेन पकड़ाकर रख दिया मेरे आगे 10 खतों वाला वर्का, मुझे लिया इतना हल्का। मैडम शेख, मौलाना साहब मुस्लिम दुखी हैं और मुस्लिम लीग को बता रहे हैं, सुना रहे हैं कि मुल्क चलने दो, ना करो आइन तबाह, अदलिया पर रहम करो, आइनी तरमीम से अदलिया को लो बचा, ये चतर चलाकियाँ, ये आड़ियाँ जाड़ियाँ, ये ज़ाती मफाद, ये मन मानियाँ ना करो, ना करो। मैडम शेख, मौलाना समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो बता रहे हैं कि ना करो ये सब, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं, जो आज करोगे कल भरोगे, जो आज बीजोगे कल काटोगे, जो आज किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो कल खुद इसमें गिरोगे। और ज़रा अगर और आसान लफ्ज़ों में मैडम शेख बताऊं तो मौलाना साहब दुखी हैं और बता रहे हैं और समझा रहे हैं पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग को, मतलब हुकूमत को, अपनी फ़िक्र करो, तुम्हारा वजूद ख़तरे में है, ख़तरों से मत खेलो, जज लगाएं हम, चीफ जस्टिस बनाएं हम, मनपसंद जजों को आगे लाएं हम, ये ना करें, और अगर करोगे तो मुझे अपने साथ नहीं अपने मुकाबल पाओगे। मौलाना साहब मैडम शेख समझा ही सकते हैं, बता ही सकते हैं। हाँ, हुकूमत की ख्वाहिश है और हुकूमत को अभी भी यकीन है कि शायद मौलाना साहब भाव ताव कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, अपना वज़न बढ़ा रहे हैं, और हो सकता है अगले मरहले में मौलाना हमारे साथ हो जाएं। और मौलाना साहब को ये भी बड़ा एक फ़िक्रा उन्होंने और भी बोला था, और उनको ये भी बड़ा यकीन है कि कौमी असम्बली में ये कोशिश करेंगे कि अपने नंबर गेम मखसूस नशिस्तों से पूरे करें, और जिसके इब्तदा हो चुकी है, और सेनेट में ये कोशिश करेंगे कि चंद वोट इधर के उधर डलवा लें। लेकिन तब मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं मुकाबले में खड़ा हूँगा, इनके साथ नहीं हूँगा। और हुकूमत को यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हुकूमत नहीं चाहती कि जब कल कला हम अगर मौलाना के बगैर ये कर लें तो मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं एक साथ सड़कों पर ना हो। ये हुकूमत की इस वक्त बड़ी ख्वाहिश है कि इसलिए मौलाना उनके साथ हों। सर, फ़खर की इस पे राय ये आई कि उनका नहीं ख्याल कि PTI के साथ मौलाना मिलेंगे, इवेंचुअली वो आके कहीं ना कहीं हुकूमत के साथ अग्री कर ही जाएंगे। आपको इसका कितना इम्कान लगता है, कितने संजीदा लगते हैं मौलाना हुकूमत को जो ख़तरात आप कह रहे हैं उससे मुतनब्बे करते हुए? मैडम शेख, ये तो बात बिल्कुल सच है कि हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब का इत्तेहाद ना हो, जैसे इत्तेहाद मौलाना साहब का हुकूमत के साथ हुआ PDM 1 में, या जैसे अब हुकूमत के साथ वो कंफर्टेबल है।
लेकिन इसमें बड़ा अभी पुलिस रात बाकी हैं कि मौलाना साहब हुकूमत का साथ देंगे। अच्छा। ये अभी कहना बहुत आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि मौलाना साहब को एक बात का पता है कि ये जो कुछ आइनी तरमीम या जो कुछ भी हो रहा है, इसमें चंद ओहदों के अलावा उनको कुछ नहीं मिलेगा। और उनका सबसे ज़्यादा अब बेस कैंप है केपी। और मौलाना साहब के जो 4 दिन का स्टैंड है या 4 दिन का स्टांस है जो मौलाना साहब ने लिया, उसके बाद मौलाना साहब खुद भी बताते हैं कि मैं हैरान रह गया लोगों का रद्द अमल देख कर, और लोगों ने जो मेरे किरदार की तारीफ़ की। तो मौलाना साहब इस वक्त बहुत एक अनहोनी हो जाएगी अगर मौलाना साहब जो हुकूमत का आईनी मुसवदा है मनोअन उस पर दस्तखत कर दे, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए अभी बड़े मरहले बाकी हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। लेकिन बेनज़ीर ये बताएं, ये जो मौलाना कह रहे हैं कि हुकूमत का वजूद ख़तरे में है, क्या ये सिर्फ सियासी बातें हैं मौलाना की, या फिर मौलाना के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है या वो कुछ ऐसा देख रहे हैं, उनकी दूर अंदेशी है कि वो भांप रहे हैं कुछ ख़तरा हुकूमत के लिए और वो जेन्युइन है? अलीना, मुझे तो ये सिर्फ सियासी बातें लगती हैं, क्योंकि एक जैसे फ़खर भी कह रहे थे कि मौलाना साहब जो हैं वो काफ़ी देर से इलेक्शन के बाद से हुकूमत पे गुस्सा है, और इसके अलावा भी अभी ये जो आइनी तरमीम का भी पूरा मामला हुआ है, शायद इसकी वजह से भी उनको और भी गुस्सा होगा कि मुझे मुशावरत में नहीं लिया गया, मुझसे बातचीत नहीं की गई जब ये ड्राफ्ट तैयार हो रहा था। जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब बता रहे थे उस दिन एक चैनल पे कि सुबह के 2 बजे काले लिफाफे में हमें ड्राफ्ट भिजवाया गया, और उसके 1 घंटे बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आ गए हमें मनाने के लिए, और कुछ घंटों बाद हमें कहा जा रहा था 8-9 घंटों बाद कि आए आके इस पे वोट कर लें। तो एक ये भी गुस्सा हो सकता है जिसकी वजह से इस किस्म के बयानात आ रहे हैं। लेकिन मैं अलीना फिर भी देखना चाहूंगी, और अभी इस पे कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल है कि किस किस्म की सियासत मौलाना साहब कर रहे हैं। एक तरफ तो वो तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं आईनी तरमीम में जिसपे वो मान गए हैं और अपना वो अब ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। तो मैं देखना चाहूंगी कि ये जो ड्राफ्ट तैयार होता है इसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि बातें तो वो बहुत कर रहे हैं कि अवाम की खिदमत की और एक आईनी इदारे की कि उसको कमज़ोर किया जा रहा है। तो मैं देखना चाहूँगी कि जो ड्राफ्ट आता है इनकी तरफ से, क्या वाकई में ये जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिश करता है, या जो इदारा जिसके वो कह रहे हैं कि उसको कमज़ोर किया जा रहा है उसको कमज़ोर होने से रोकने की कोशिश करता है। तो लेकिन हुकूमत के लिए भी ये बात दुरुस्त है कि JUIF का वोट इस वक्त बहुत अहम है, क्योंकि नेशनल असेंबली में तो वो किसी ना किसी तरह PTI की रिजर्व सीट्स लेके अपने नंबर पूरे कर लेंगे और 2/3 मेजॉरिटी लेके आईनी तरमीम पास करा लेंगे। सेनेट में मेरी राय में उनको फिर भी JUIF के उनकी वोट की जरूरत पड़ेगी अगर वो आईनी तरमीम लाना चाहते हैं। तो इस वक्त मौलाना साहब की अहमियत बहुत ज्यादा है, और शायद वो इस वक्त दोनों को खुश भी कर रहे हैं और किसी को शायद नाराज भी नहीं करना चाहते। जहां तक हुकूमत की जाने की बातें हैं अलीना, मुझे तो इस वक्त ऐसा कुछ नहीं लग रहा, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि इस वक्त इस हुकूमत का फुल सपोर्ट इसको मिल रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, क्योंकि एक खौफ है। और अक्सर हुकूमत के अंदर आजकल भी एक इस तरह की बातें चलती हैं कि पता नहीं अदालत की तरफ से कोई इस किस्म का फैसला ना आ जाए और हमें घर ना भेज दिया जाए। अगर ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर अगर ऐसा होता है, तो उस फैसले को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, क्योंकि इस वक्त तो पूरी की पूरी रियासत जो है वो हुकूमत के साथ है। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के जाने का कोई इस वक्त चांस है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है, लगता तो यही कि आखिर में मौलाना साहब हुकूमत का ही शायद इस आईनी तरमीम में साथ देंगे। मज़हर अब्बास साहब, आपका क्या तज्ज़िया? देखिए, वो मौलाना जाने की बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हम सबको याद होगा, एक पोस्टर लगा था कराची में, तो बहुत जगहों पे लगा था, जाने की बातें जाने दो। और फिर वो आखिरकार वो चले गए और नहीं रुक सके। मुझे नहीं पता, मैं बेनज़ीर की इस बात से एग्री करता हूँ कि आई डोंट थिंक कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कोई गवर्नमेंट जाने वाली है, कल परसों में जाने वाली है। लेकिन गवर्नमेंट अपने लिए वो सारे इक़दाम कर रही है जो जाने के असबाब बनते हैं। जुडिशरी से क्लैश बन रहा है उनका, फ़िलहाल इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बन रहा क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का क्लैश कहीं और बन रहा है। लेकिन मौलाना की पॉलिटिक्स को मैं 80s से जानता हूँ। मौलाना की पॉलिटिक्स की रेलेवेंस क्या है, ज़ाहिर है जिस तरह अभी फ़खर ने कहा कि स्ट्रीट पावर उनके पास है, स्ट्रीट पावर को वो बहुत ही कैलकुलेटेड अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। मौलाना की सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो उनके मदरसे के तालिब इल्म हैं, और उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कराची में है।
लेकिन मौलाना को कराची में कितनी नशस्तें मिलती हैं? नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती हैं। मौलाना की रेलेवेंस पंजाब में नहीं है, उनकी प्रेजेंस ज़रूर होगी लेकिन इलेक्टोरल रेलेवेंस नहीं है। उनकी इलेक्टोरल रेलेवेंस सिर्फ 2 सूबों में है, एक बलूचिस्तान, एक खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी रेलेवेंस को उनको इररेलेवेंट किसने किया? तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान की पॉपुलैरिटी ने 2008 से 2013 तक मौलाना की और जमात इस्लामी की हुकूमत थी वहाँ, लेकिन उसके बाद जो है इमरान खान ने JUI का वहाँ से सफाया कर दिया। तो जो पॉलिटिकल क्लैश बनता है मौलाना का, वो तो तहरीक इंसाफ से बनता है, वो तो किसी भी तरीके से पीपल्स पार्टी और PMLN से तो बनता ही नहीं पॉलिटिकल क्लैश। तो उनसे क्लैश क्या बनता है उनका, सिवाय इसके कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही है। और जब PDM बनी थी तो PDM की उस इजलास की के बाहर मैं खड़ा था जब जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान तल्ख कलामी हुई, और उसमें फिर मौलाना का रोल ये था कि मौलाना कहते थे कि पहले दिन से कहते थे कि भाई जो 2018 की असेंबलियों में नहीं बैठो, लेकिन ये दोनों बैठ गए। और उसके बाद मौलाना ने कहा कि भाई पहले रिजाइन करें फिर लॉन्ग मार्च करें, लेकिन वो तैयारी नहीं हुई उसके बाद। तो PDM की जो परफॉर्मेंस है और PDM का जो भी है उससे मौलाना डिसअपॉइंट हुए। मौलाना उनके लीडर थे, उनके सरबराह थे, लेकिन वो उससे निकल आए। इस वक्त मौलाना अपनी वैल्यू देखिए, मौलाना की एक और रेलेवेंस है और वो है अफगानिस्तान। मौलाना ज़रूरत है बहुत से मामलात में इस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों में मौलाना अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो मौलाना अपने आप को एक तो रेलेवेंट रखना चाहते हैं, ठीक है, अपनी प्रेजेंस को शो करना चाहते हैं, और जाहिर है छोटी जमातों का हमेशा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जहाँ जो गवर्नमेंट हो वो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में ना हो, वहाँ हमेशा छोटी जमातों की वैल्यू बढ़ती है। और मौलाना एक स्मार्ट पॉलिटिकल प्लेयर हैं, वो स्मार्टली अपने कार्ड्स खेलते हैं और वो कार्ड्स खेल रहे हैं। ये जो बयानात हैं आज हम उनके उस बयान को डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो उनका एक सियासी बयान है जो कि बज़ाहिर लगता है, कल वो एक और कोई बयान दे देंगे, हम उसे डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि हम बयानात ही डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल जैसे ठीक है, लेकिन फिलहाल जैसे आपको ये सियासी बयान ही लग रहा है, बट आपके तज्जिए में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, और भट्टी साहब की तरफ मैं लेके जाना चाहूँगी। भट्टी साहब, किसी भी हुकूमत की जाने की वजूहात या असबाब 2 मिनट के लिए अगर हम डिस्कस करें, या तो इस्टेब्लिशमेंट आपकी साइड पे नहीं है, सिस्टम पलट दिया जाए, या फिर दूसरी कि कोई तहरीक चले मुज़ाहमती हुकूमत के ख़िलाफ़। इस वक्त जो हुकूमत ने ख़ास तौर पे अदलिया के ख़िलाफ़ महाज खोला हुआ है, और कुछ हुकूमत मुखालिफ तहरीक के इशारे या ऐलानात भी हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये इन असबाब में से कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। और उस पर जाने से, इस सवाल का जवाब देने से पहले ये मैं बताता चलूँ कि एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आया अभी, जो मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में मिल रहे थे, और उसमें मौलाना साहब की जमात ज़रा मुहतात है, उन्होंने अभी तक उस पर येस या नो नहीं किया, लेकिन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इसको येस कहते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं यार अभी ये इब्तदाई मरहला है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 सेनेटर्स की ऑफ़र की है मौलाना साहब को कि आप KP से 2 सेनेटर बनवा लें, और KP में अगली जो सीट्स एडजस्टमेंट्स हैं हम आपके साथ करेंगे। जब यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बड़ा यकीन है कि इलेक्शन ऑडिट होगा और इलेक्शन ये धड़ाम से नीचे हुकूमत गिर जाएगी, तो वो कह रहे हैं कि अगला इलेक्शन जब होता है तो हम KP में आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे, बलूचिस्तान में आपके साथ हम सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब कि इस तरफ बात चली थी, जिस पर मौलाना साहब और उनकी जमात ने अभी कोई यानी जवाब नहीं दिया। तो ये भी एक रुख था जो आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे दूसरी तरफ से अगर मौलाना साहब को ऑफर्स की जा रही है कोई एक गवर्नरशिप या वगैरह, वो दे सकते हैं। जी दूसरी बात यह कि आईनी तरमीम पैकेज मंजूर हो जाता है। दुआ करें मैडम शेख कि मैं तो अल्लाह इस मुल्क के साथ हूँ, कौम के साथ हूँ, अल्लाह ना करे कोई ऐसा बुरहान आए, लेकिन जो है आईनी पैकेज जो सुना जा रहा है, अगर ये मनोवन मंजूर हो जाता है तो आप देख लीजिएगा जुडिशरी नहीं मानेगी, आप देख लीजिएगा वकला सड़कों पे निकलेंगे, आप देख लीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी, और एक आखिरी मरहला होगा सियासी अदम इस्तेकाम का, मूवमेंट का,
और बड़ा लाइट लिया था परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी वकला की तहरीक को, और बड़ा लाइट लिया था बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने भी तुलबा की मूवमेंट को। एक वक्त आता है जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब हम कहते हैं सारे असबाब हमारे साथ हैं, उस वक्त सूरत हाल बड़ी ख़राब होती है। तो जो हुकूमत करने जा रही है, अदलिया के पर काटने जा रही है, अगर ये कर गई तो हुकूमत फिर आप देखिएगा उल्टी गिनती हुकूमत की शुरू हो जाएगी। कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेगा इस बात को भट्टी साहब? देखिए, तहरीकों के नताइज सालों में आते हैं, हम बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आज फर्ज करें कल तहरीक चलती है, इफ्तिखार चौधरी साहब वाली जो तहरीक थी वो बड़ी मुख्तलिफ तहरीक थी। उस तहरीक में प्योरली एक डिक्टेटर सामने था और उस डिक्टेटर के सामने एक चीफ जस्टिस खड़े हो गए थे, उन्होंने इनकार कर दिया था। इस वक्त जो है वो उससे ज्यादा सीरियस हो रहा है। कुछ जज रिजाइन कर दें और वो तहरीक को लीड करें तो फिर नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं वही बात सर, ये ऑन द कार्ड्स है भट्टी साहब? बात तो ये सोचा जा रहा है ये देखिए, उसमें जो है ना चीज ये है कि असल चीज ये है कि जुडिशरी जो है उस वक्त जुडिशरी डिवाइडेड नहीं थी। सही, उस वक्त पूरी की पूरी जुडिशरी एक तरफ आके खड़ी हो गई थी। इवन सिटिंग जजेस एक तरफ आके खड़े हो गए थे। यहां मुझे खदशा, और इसमें कोई गवर्नमेंट का फायदा नहीं होने जा रहा, गवर्नमेंट का शदीद नुकसान होने जा रहा है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होने जा रहा। अगर जुडिशरी, आपकी सुपीरियर जुडिशरी इतनी पोलराइज और डिवाइडेड हो जाए कि 7 जजेस पर तरह एक तरफ खड़े हैं, 5 जजेस एक तरफ खड़े हुए हैं, कुछ जजेस वो, तो फिर उसके बाद आप क्या जाता है? अगर अदलिया ही इस तरह तकसीम होगी तो रह जाता है। तो गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत खतरनाक हैं, ये मूव बहुत खतरनाक है। लेकिन मजहर भाई आपसे एक सवाल है। वो सवाल ये है कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब थे उस वक्त भी मुकम्मल जुडिशरी उनके साथ नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त अब्दुल हमीद डोगर यानी डोगर कोर्ट्स मशहूर हो गई थी। तो ये बड़ा एक जो इस्लामाबाद में जैसे मैं सुन रहा हूँ, या जैसे लेफ़्ट राइट जो जुडिशरी को कवर करते हैं या बात करते हैं, जुडिशरी में स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, यहाँ बड़ा रद्द अमल पाया जा रहा है इस बात का भी कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट हो गया है और उसके बाद जो होने जा रहा है। तो इसलिए मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कुछ भी ना हो, लेकिन अगर ये आईनी पैकेज मंजूर हो गया इसी तरह जो हुकूमत बता रही है तो फिर रिजाइन भी हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। रिजाइन वाली बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी खतरनाक है। क्या इससे मुताल्लिक आपके पास, या आपने क्या सुना है? भट्टी साहब, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा ना, सिस्टम ही कोलैप्स होगा ना। सर भट्टी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट भट्टी साहब को मौका देते हैं। भट्टी साहब नहीं मैडम शेख, सुना जा रहा है कि मिसाल के तौर पे कि अगर जब ये आईनी पैकेज आ जाएगा जी, और उसके ऊपर एक आईनी अदालत बन जाएगी मिसाल के तौर पे, और जो सुपीरियर होगी सुप्रीम कोर्ट से, या जो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रह जाएगी सिविल और फौजदारी मुकदमों के लिए, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे जो अंदर की खबरें लाने वाले हैं, या बहुत सारे वो टेवे या लंगर गप चला रहे होते हैं कि फिर बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि फिर क्या फ़ायदा वहाँ बैठने का। फिर तो यही है कि हम अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करें। नहीं, आपने ये बड़ी बात की ना कि आपने ये बड़ी बात की ना कि कुछ रेजिग्नेशंस भी आ सकते हैं, ये भी ऑन द टेबल है या? जी मैडम शेख, हाँ मैडम शेख, ये ऐसा देखिए, अभी तक तो मुसवदा भी फाइनल नहीं हुआ ना, अतमी अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर ये सोचा जा रहा है, अगर ये कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ऐसा होना है। फ़खर भी कुछ जवाब देना चाह रहे थे। फ़खर, देखिए अलीना, जो भट्टी साहब पहले एक बात कह रहे थे ना कि जजेस के अंदर ये सोच है कि अगर ये आईनी अदालत बन जाती है और अख्तियारात चले जाते हैं तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में बैठने का क्या फ़ायदा, जहाँ पे आम लोगों को इंसाफ मिलता है, आम लोगों के मुकदमात सुनने होंगे। देखें, अदालतें जो बनाई जाती हैं वो ये सियासी मुकदमात के लिए नहीं, ये आम आवाम को ही इंसाफ देने के लिए होती हैं। और अगर ये जजेस के जो भी आइन के तहत आइनी तरमीम के हवाले से जो कि मैं समझता हूँ जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है मीडिया में,
ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस पे मौलाना फजलुर रहमान ने कल भी कहा कि वो हमारी जो लीगल टीम है वो काम कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से। एक बात तो ये होगी। दूसरा जो मज़हर साहब कह रहे थे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कि मौलाना फजलुर रहमान को एक बड़ा एज है अफ़गानिस्तान की वजह से, मैं नहीं समझता कि वो एज जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को कोई ऐसा इस तरह का है। इलेक्शंस जब होने थे उससे एक हफ़्ता या 1 या 2 हफ्ते पहले मौलाना फजलुर रहमान बाकायदा अफ़गानिस्तान पे गए। वहाँ पे उन्होंने काबुल में भी जो अफ़गान गवर्नमेंट के हैं उनसे मुलाकात की, और फिर कंधार में जो अफ़गान शूरा है मेन, उनसे भी मुलाकात की। लेकिन उसके बाद जो हमने देखा कि कोई उसका इम्पैक्ट इस तरह जो मौलाना फजलुर रहमान के उसके इलेक्शन के ऊपर नहीं आया। वो अपनी जो डेरा इस्माइल खान की आबाई सीट हैं वो भी हार गए। तो जो मौलाना फजलुर रहमान का बेसिक जो कॉन्फ्लिक्ट है या क्लैश है वो पीटीआई के साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में ही है। बलूचिस्तान में अब भी उनको उसी तरह जो है वो सिंगल लार्जेस्ट शायद वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर जो उनके बलूचिस्तान असम्बली में वो हो सकते हैं। और दूसरा जो एक और चीज़ जो मौलाना फजलुर रहमान के हक़ में जारी है वो बलूचिस्तान में जो 20 सीटें बढ़ाने के हवाले से है, या जो 65 से 81 कर रहे हैं 16 सीटें बढ़ाने के हवाले से। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये तमाम उसके लिए जिस तरह आइनी तरमीम में भट्टी साहब कह रहे थे कि ये एक बड़ी तहरीक अवाम में वो चल जाएगी, वकला उसमें आ जाएंगे। देखें ये जो इस आइनी तरमीम का जो मुसव्वदा था उसमें यह भी था कि जो 2/3 होंगे जुडिशरी के ख़ासतौर के ऊपर हाई कोर्ट्स के, वो वकला से लाए जाएंगे। तो वकला के लिए भी इस आइनी तरमीम में जो है हुकूमत ने वो जो कैंडीज होती हैं वो रखी हुई हैं। तो इस तरह के जो आइनी तरमीम के हवाले से बाकी जो मैं समझता हूँ कि मुशावरत और आप ये कह तो रहे हैं कि कुछ कैरेट्स हैं वकला बरादरी के लिए भी, लेकिन अभी तक जो हामिद खान या दीगर वकला के हम बयान सुन रहे हैं वो ज़्यादा कुछ खुशाइंद है नहीं। एक छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, उसके बाद वापस आते हैं, मज़ीद इसको आगे भी बढ़ाते हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कौमी असम्बली से, एक ब्रेक के बाद सब कुछ डिस्कस करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया है कि उनको नहीं लगता कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। मौलाना साहब का बयान महज सियासी है या कोई हिकमत है इसके पीछे, वो कुछ देख रहे हैं जो बाकी लोग नहीं देख रहे हैं? मज़हर अब्बास साहब, जैसे हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, लॉयर्स तहरीक का इंदिया दिया जा रहा है या इशारा किया जा रहा है, क्या आप इसको मटीरियलाइज होता हुआ देख रहे हैं या आप समझते हैं हालात व वाक़यात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ तहरीक चलती भी है या बाकायदा ऐलान भी हो जाता है तो वो उसके नतीजे में हो कुछ नहीं पाएगा। देखिए, जो भट्टी साहब बात कर रहे थे ना डोगर साहब वगैरह की, डोगर साहब वगैरह पीसीओ जजेस थे और उस वक्त पीसीओ जजेस के हवाले से ऑलरेडी एक उनके खिलाफ रेजिग्नमेंट पाई जाती थी। तो जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक पोजीशन ले ली तो पूरी लॉयर्स मूवमेंट उनके पीछे लग गई। अब यहाँ इस सिचुएशन में एक पॉइंट ऐसा हो सकता है कि अगर जैसे भट्टी साहब कह रहे थे कि अगर फर्ज करें कुछ जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस आने वाले या कुछ और जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस रिजाइन कर देते हैं, एन ब्लॉक रेजिग्नेशन हो जाता है, तो उस तहरीक तो दूर की बात है, वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, फिर तो सिस्टम बचेगा ही नहीं। तो वो एक अलग बिल्कुल एक नया सिनेरियो सामने आ जाएगा। तहरीक देखिए, अगर एक चीफ जस्टिस को आपने 2 चीफ जस्टिस को हटा दिया, उसके बाद इतनी बड़ी तहरीक चली, तो अगर एक एन ब्लॉक रेजिग्नेशन आ जाते हैं जजेस के, तो उसके बाद फिर क्या रहेगा? तो उसके बाद सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं जाएगी, उसके बाद सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं जाएगी, उसके बाद फिर सिस्टम जाएगा। क्यों सर? तो ये इस चीज जजेस रिजाइन कर देते हैं तो फिर तो हुकूमत के पास है ना तरीका, नए जजेस अपॉइंट हो सकते हैं। क्या इतने बड़े पैमाने तो, लेकिन इतना आसान थोड़ी होगा अलीना, क्योंकि जाहिर है पीपल लाइक, मैं तो एक वैसी बात कर रहा हूँ विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, मंसूर अली शाह, ये सारे जजेस हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस जिनके खत का आज तक हमें नहीं पता चला कि वो कहाँ लापता हो गए, तो वो सारे जो अगर एक साथ आके खड़े होते हैं तो फिर तो इस गवर्नमेंट का जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। ये गवर्नमेंट बिल्कुल एक पीसीओ की गवर्नमेंट नजर आएगी। सर एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, वो जो 6 जजेस के खत के बारे में आप बात कर रहे हैं, कता कलामी की माजरत सर, फैक्ट चेक, वो जो खत की आप बात कर रहे हैं वो जस्टिस काजी फायजीसा ने एक केस की समाअत के दौरान कहा था, शायद जस्टिस मुसरत हिलाली जो कि बेंच का हिस्सा है, वो तबीयत उनकी ठीक नहीं है, इस वजह से वो मामला टेकअप नहीं हो सक रहा है। सो ऐसा नहीं है कि वो कहीं गुम हो गया। सॉरी, अब मुझे याद आया, अभी जब फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ था ना नया अदालती साल, तो इस मौके पर जस्टिस काजी फायजी से सवाल हुआ था बाकायदा, उस पे क्लैरिफाई किया। मैं तो अलीना एक सिंपल सी बहुत बात कर रहा हूँ। देखिए, फायद ईसा साहब के पास बहुत अच्छा मौका है। फायद ईसा साहब अपनी टेन्योर कंप्लीट होने के बाद वो किसी सिस्टम का हिस्सा ना रहे।
और जो बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस में एक नई सुप्रीम कोर्ट आती है, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होते हैं, उस प्रोसेस को चलने दें खुदा के लिए। उसमें रुकावट डालेंगे आप तो कुछ नहीं बचेगा। ये आईनी तरमीम, ये सारी चीजें तरमीम सब धरी की धरी रह जाएंगी। हमने माजी से सबक नहीं सीखा, खुदारा सबक सीख लें। सिस्टम और तहरीकें जो हैं वो कामयाब भी होती हैं, नाकाम भी होती हैं, लेकिन तहरीकों से एक चीज साबित होती है कि गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल जो हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त होती है, उसके लिए कभी भी खुशगवार नहीं होती। ये अगर सबक सीख लें, जिन लोगों ने मादी में हुकूमतें की हैं वही सबक सीख लें जो अब भी हुकूमत में हैं, तो मेरा ख्याल है चीज़ें आगे बढ़ सकती। ठीक है मैं साहब, आप तो हुकूमत को समझा रहे हैं और बाकी तज्जियाकारों ने भी हुकूमत से मुतालिक अपनी ऑब्जर्वेशंस दी, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का जो मामला है और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से कल जो नई पार्टी पोजीशन अपडेटेड जारी हुई है उसी को ले लीजिए, ज़रा उसको डिस्कस करते हैं, मामला समझा देते हैं आपको पहले है क्या। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, उसके बाद वजाहत भी आई मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, लेकिन इसके बावजूद जो नई पार्टी पोजीशन की लिस्ट जारी हुई है कौमी असम्बली से, उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ही कंसिडर किया गया है और वही जो 80 सीट्स इलेक्शन के बाद थी उसी पोजीशन को माना गया है। जो सुप्रीम कोर्ट की फैसला, उसके बाद वजाहत, किसी चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया। हत्ता के जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 39 अरकीन को नोटिफाई किया गया था पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, उसको भी बिल्कुल सरफे नज़र कर दिया गया है इस नई लिस्ट के अंदर। साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि इस लिस्ट के ऊपर हवाला तो ज़रूर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि उसके बाद ये अपडेटेड लिस्ट है, लेकिन क्या अपडेट किया है ये बिल्कुल नहीं पता। इलेक्शन कमीशन का जी बहरहाल दूसरी तरफ इजलास जारी है, 4 दिन हो गए, कोई नतीजा उसके सिलसिले में नहीं निकला। अयाज सादिक साहब ने, स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिख दिया था इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन एक्ट में क्योंकि तरमीम हो गई है तो उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए और नशिस्तें उसके मुताबिक अलॉट की जाएं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, इसके ऊपर अपडेट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई है इस ख़त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद वजाहत मांगी है कि ये वाज़े करें कि किसी तरह से जो तरमीम है इलेक्शन एक्ट में ये असरअंदाज नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। अब इसके ऊपर क्या आता है मामला ये भी देखना होगा। बट सवाल कुछ यूँ ज़रा रखते हैं अपने तज्जियाकारों के सामने, ये जो सूरत हाल बनी है इसके असरात क्या निकलते हुए देखते हैं। फ़खर दुरानी साहब, क्या, या बेनज़ीर से स्टार्ट करते हैं। बेनज़ीर, ये जो सारा का सारा मामला हो रहा है, ये आपकी क्या राय है इसके ऊपर, क्या असर हो सकता है इसका, या एक मामूल की कार्रवाई है? अलीना, जो पिछले 2 महीनों में जो डेवलपमेंट्स हमने देखी हैं, जिस किस्म की कानून साजी हुई है, जिस किस्म की सियासी मुलाकातें हुई हैं, मेरी राय में तो उसकी सिर्फ 2 ही वजूहात हैं। एक, आपने किसी भी हाल में पीटीआई को रिजर्व सीट नहीं देनी, ये तो मेरे ख्याल से रियासत ने फैसला कर लिया है और इससे वो पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, आपने आइन में तरमीम करनी है, चाहे आपको जबरदस्ती अपने नंबर क्यों ना पूरे करने पड़े, आप करेंगे और आइन में तरमीम करेंगे। एक्चुअली मेन मकसद ये है कि आइन में तरमीम करनी है, उस मकसद तक पहुंचना कैसे है, पीटीआई की रिजर्व सीटें जो है वो छीन के। अब मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो हुकूमत ने क्या जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो किया है जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको जरा देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले जैसी फैसला आया, आपने एक बयानिया शुरू कर दिया कि ये जो 8 जजेस हैं जिन्होंने फैसला दिया, इन पे आपने इल्जाम लगाया कि ये एक सियासी जमात को हुकूमत में लेके आना चाहते हैं, वापस इक़्तिदार में लेके आना चाहते हैं। फिर आपने क्या किया, आपने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी ताकि पीटीआई को किसी भी हाल में आप रिजर्व सीट जो है वो ना दे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि बीच में वजाहत आ गई, अब आप क्या करें, अब आपने शुरू कर दिया कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामान का कानून जो है वो अदालतों को मानना पड़ेगा, इदारों को मानना पड़ेगा। वो एक अलग बात है कि आइन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं, लेकिन नहीं, हुकूमत के लिए जो उन्होंने अभी नई जो तरमीम की है उसकी ज्यादा अहमियत है। अब ये लेटेस्ट जो है ये काम किया जा रहा है कि एक लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि पीटीआई की ये सीटें नहीं है, ये एमएनएस पीटीआई के नहीं है, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं। जबकि 11 जजेस, 8 नहीं 11 जजेस अपने फैसले में लिख रहे थे, माइनॉरिटी जजमेंट में भी ये लिखा हुआ था कि पीटीआई एक सियासी जमात है, थी और उन्होंने 2024 का इलेक्शन भी लड़ा है, फिर भी आपने उनको एक सियासी जमात नहीं माना। अच्छा, इस दौरान बीच में ये भी कोशिश की जा रही थी कि आइन
के जो आर्टिकल 51 और 106 है जो रिजर्व सीट के हवाले से, उसको भी तब्दील किया जाए। वो शायद JUIF और पीपल्स पार्टी इस वक्त नहीं मानी तो उसको वापस ले लिया गया, लेकिन कोई पता नहीं, नंबर पूरे होते हैं तो वो फिर से वापस आ जाएगा। अब ये जो रिजर्व सीट क्यों हुकूमत के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इनके लिए शायद मेरे ख्याल से एक डू और डाई सिचुएशन है। वो शायद इसलिए क्योंकि आइन में आपने तरमीम करनी है। हो सकता है ये पहला ड्राफ्ट हो, उसके बाद और भी बहुत सी चीजें हो आइन से निकाल के जो बाहर फेंकी जाए। और वो आइन में तब्दीली क्यों करनी है? क्योंकि एक इदारे को कमजोर करना है और एक इदारे को ज्यादा मजबूत करना है। अब आखिर में अलीना, अभी इस वक्त मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना जो फैसला है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराएगी, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसले आते हैं तो वो रियासत की तरफ देखती है कि रियासत उनके फैसलों को इम्प्लीमेंट करे। और यहाँ पे नजर आ रहा है कि पूरी रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि वो किसी भी हाल में PTI को उनकी रिजर्व सीट नहीं देगी। फ़खर, क्या इससे ये पैगाम जा रहा है कि पार्लियामेंट किसी और इदारे को मानने को तैयार नहीं, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? देखें अलीना, जो पहली बात है इसमें कि ये PTI की सीटें थी या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी। जब ये मखसूस नशिस्तों वाला केस चल रहा था तो उस टाइम PTI के वकील को बुलाया गया था रोस्टम पे और उनसे पूछा गया था, ये जो फुल कोर्ट था उनकी तरफ से, कि क्या ये आप ये दावा करते हैं कि ये PTI की नशिस्तें हैं। उन्होंने ये रिकॉर्ड की बात है, उस टाइम भी अदालत को ये बताया था कि नहीं, ये हमारी नहीं, PTI की नहीं, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तें हैं। उसके बाद जहाँ तक ये है कि ये फ़ैसला आ गया 12 जुलाई वाला, PTI उसमें शामिल ही नहीं थी, पार्टी नहीं थी, उनको ये दे दिया गया। उसके ऊपर अमल दरामद के लिए आप जो वजाहत के हवाले से ये किया जा रहा है, देखें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो या शॉर्ट ऑर्डर या जजमेंट या इस तरह का आता है। कभी वजाहती ऑर्डर हमने पहली दफ़ा ये सुना है कि ये इस तरह वो दिया गया है, उसमें भी हालांकि डिस्प्यूटेड है और वो सुप्रीम कोर्ट के अपने रजिस्ट्रार की तरफ से ये पॉइंट आउट किया गया है कि एक तो ये कि पार्टीज़ को ना नोटिस जारी किए गए और ना ही रजिस्ट्रार ऑफिस को इस हवाले से इन्फॉर्म किया गया। तो ये भी इस हवाले से भी इसके ऊपर क्वेश्चन है। जहाँ तक बात है स्पीकर ने ये जो पार्टी की ये ओवरऑल जो पार्टी पोजीशन है उन्होंने अपनी रूलिंग के ज़रिए वो किया है। तो देखें, स्पीकर की जो रूलिंग होती है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता अदालत में। जो पार्लियामेंट किस तरह चलानी है, पार्लियामेंट की ये ओवरऑल ये जो प्रोसीजरल जितने भी रूल्स होते हैं उसको कैसे कंडक्ट करना है, ये किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। और जहाँ तक एक इसकी फिर एग्जांपल ये देते हैं लोग के कासिम सूरी की ने भी एक रूलिंग दी थी, उसको चैलेंज किया गया था। वो एक गैर आइनी जो कदम था, वो एक आइन की उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी जिसकी बुनियाद के ऊपर चैलेंज किया गया था। ये प्रोसीजरल जो मैटर्स होते हैं उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जहाँ तक ये एक्ट के हवाले से है, इलेक्शन एक्ट का, देखें वो अभी इलेक्शन एक्ट इस टाइम लागू है, उसको नलिफाई नहीं किया गया किसी अदालत में। जब तक कोई अदालत इसके हवाले से कोई फैसला करके कोई पिटीशन के ज़रिए इस एक्ट को नलिफाई नहीं करती, तब तक स्पीकर उस जो एक्ट है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना और आइन साजी करना, और ये अदलिया का काम नहीं है, ना ही इंतज़ामिया का काम है कि वो कानून बनाना या कानून अपने अदलिया उसको इंटरप्रेट कर सकती है, लेकिन वो भी तब जब इनके चैलेंज किया जाएगा। अब ये अगर जो एक्ट है, इलेक्शन एक्ट का जो तरमीमी बिल है वो ऑन फील्ड है, तो उसके ऊपर जब तक कोई अदलिया अपनी कोई जजमेंट दे के इस एक्ट को फारिग नहीं करती, नलिफाई नहीं करती, तब तक ये स्पीकर की रूलिंग जो है वो मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें मुझे बता दीजिएगा। एक चीज़ आपने की वो वजाहत डिस्प्यूटेड है, तो फिर सर वो तो इलेक्शन एक्ट की तरमीम भी इस तरह से डिस्प्यूटेड है कि आप बैक डेट में जाके इतनी स्पेसिफिक तरमीम जो कि ख़ास तौर पे इसलिए की गई हो कि असर ख़त्म करे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, वो किस तरह से कर सकते हैं? इस लॉजिक से तो डिस्प्यूटेड तरमीम भी होगी ना। पार्लियामान का ये इस्तेकाक है, उसको रेट्रोस्पेक्टिव करे या वो करे। हाँ, ये अदलिया का काम है। अदलिया ने अभी तक उस कानून को नलिफाई नहीं किया या कोई गैर कानूनी नहीं कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं किया जा सकता। अगर इसको चैलेंज किया जाएगा और इसके बाद इसको नलिफाई किया जाएगा तो तब ये आप कह सकती हैं कि ये स्पीकर की तरफ से जो है या पार्लियामेंट की तरफ से ये कानून जो वजाहत तलब की है स्पीकर के खत के ऊपर, इसका आप फ्यूचर क्या देखते हैं? बिल्कुल मुख्तसरन बताइएगा मुझे। अलीना, मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन जब तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस एक्ट को अभी नलिफाई नहीं किया गया, तो ये जो लॉ है अभी लागू है, तो उसके मुताबिक मेरा जो ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन इस लॉ के मुताबिक ही फैसला करेगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के ऊपर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। भट्टी साहब और मज़हर साहब क्या राय रखते जानेंगे।
कल जो पार्टी पोजीशन लिस्ट आई है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और स्पीकर अयाज सादिक के इलेक्शन कमीशन के ख़त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया, वजाहत तलब की है। भट्टी साहब, क्या असरात देख रहे हैं आप इसके? मैडम शेख, मैं आपसे रहनुमाई लेना चाहूँगा। वैसे जब ली है रहनुमाई नहीं मिली, बाकी सब कुछ मिला है कि, लेकिन मैं रहनुमाई आपसे लेना चाहूँगा क्योंकि इस रिपोर्ट कार्ड में हमसे ज़्यादा आपका अकल है और ये साबित भी हुआ है कि इलेक्शन कमीशन मैडम शेख 4 दिन से किस बात पर इजलास कर रहा है। यानी क्या एक ऐसा कोई नुक्ता, या तो अंग्रेज़ी नहीं आती होगी जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखी है, पहले कहीं से बाहरले मुल्क से ट्रांसलेटर मंगवाए होंगे, फिर ट्रांसलेशन हुई होगी आसान उर्दू में, फिर कुछ लोगों को उर्दू नहीं आती होगी, फिर कुछ लोगों को दूसरी ज़बानों में करके फिर पढ़ा होगा, फिर टी ब्रेक हुई होगी, नमाज का वक्फा हुआ होगा, फिर उसके बाद यानी हमारे पैसों से, हमारे टैक्सों से बैठा इलेक्शन कमीशन मेंबरान 4 दिन सुप्रीम कोर्ट के वजाहती आर्डर पर बैठा रहा और पता नहीं इजलास करता रहा। वो तो भला हो अल्लाह। अयाज सादिक साहब, आई लव यू, आपका शुक्रिया कि आपने खत लिख दिया। कम से कम उनको कोई इससे निकलने का कोई रास्ता निकला, वरना तो ये 5वें 6ठे 7वें दिन पता नहीं कब तक बैठना था। अब मैडम शेख, आप सूरत हाल मुलायजा करें ज़रा। पहले सवाल का जो मेरा है ना तहरीक को, उसको ज़रा जोड़ें और ज़रा मुलायजा करें कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में अपनी पार्टी पोजीशन जो है वो नई जो है वो जारी कर दी। मतलब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन का मैंडेट जाए भाड़ में। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों का पहला फैसला हमने नहीं मानना, सुप्रीम कोर्ट का वजाती आर्डर भी हम नहीं मानेंगे। हम अपनी मन मर्जी करेंगे और हम फैसलों से अपनी मन मर्जी की तशरीहात और तर्जमे निकालेंगे और गलत तशरीह करेंगे। अब सोचिए मैडम शेख, जैसे मज़हर साहब कह रहे थे कि एक तसलसल होता है। आप तसलसल देखिए कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 कितना बड़ा डाका पड़ा। उसके बाद आ गया जी, चलो सारे आ गए, असम्बली में आ गए, अच्छी बात है। उसके बाद मखसूस नशिस्तें आ गई, कितना बड़ा डाका पड़ा कि वो बांट दी गई बाकियों में। उसके बाद आ गए सुप्रीम कोर्ट के 2 हुक्म, किसी ने नहीं माने। उसके बाद आ गई मेलाफाइड कानून साजियाँ के। पहला हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ही हुक्म आया एक कानून साजी कर दी और कहा इसका माजी से इतलाक होगा, और दूसरा वजाती आर्डर और उन्होंने ख़त लिख दिए। ऊपर से इनका ये ज़हन में रखिएगा आइनी तरमीम का एक पैकेज भी लाना चाहते हैं, और ऊपर से अपनी ही कानून साजियों को बदल भी रहे हैं। जैसे नैब तरमीमी आर्डीनेंस बदला के इमरान खान अब 14 दिन क्यों नैब का रिमांड भुगते, 40 दिन का भुगते। जैसे धांधली ट्रिब्यूनल्स बनने लगे थे, तहकीकाती ट्रिब्यूनल्स, तो इलेक्शन एक्ट तरमीमी एक्ट पहला आ गया कि रिटायर्ड जज भी लगाएंगे और जब चाहेंगे समात एक से दूसरे में शिफ्ट कर सकेंगे। जैसे इलेक्शन जब एक्ट तरमीमी आर्डीनेंस दूसरा आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना। और अब जबकि हम सुन रहे थे कि उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट में मार्शल लॉ लगाया हुआ है और चीफ जस्टिस के पास इतने इख्तियारात नहीं होने चाहिए, और काजी साहब आपको दोनों हाथों से सलाम, वो जमहूरियत लाना चाहते हैं और हुकूमत भी उनके साथ जमहूरियत लाना चाहती है। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी एक्ट आ गया, लेकिन फिर पता चला कि यार ये ज़्यादा जमहूरियत जो होती है ये भी कोई ठीक नहीं होती। फिर से इख्तियार दे दिया, मतलब फिर से एक तरमीमी वो आर्डीनेंस आ गया। अब सोचिए कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेन थीम था 5 पॉइंट्स का, उनमें एक नुक्ता है, जो एक पॉइंट है कि 25 अक्टूबर के बाद एक जज को हम जज नहीं मानेंगे अगर वो जज रहे तो। अब सोचिए कि, और उनके दूसरी तरफ हामिद खान और उनके वकला ने कहा है कि अगर अब कोई ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी एक्ट जो है, इसके बाद कोई अगला शब खून मारा गया, इसको भी चैलेंज कर दिया। खैर आगे मारा गया तो हम खड़े होंगे, सड़कों पर आएंगे। तो अब सोचिए कि क्या हुकूमत करना चाहती है, गवर्नेंस करना चाहती है या क्या करना चाहती है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। सर, वो काजी साहब को बाहर रहने दें, क्योंकि अगर हुकूमत की मैलिफाइड इंटेंट है और वो करके किसी इदारे को भी मुतनाज़ बना रहे हैं या उसके चीफ को मुतनाज़ बना रहे हैं, तो इसमें आई थिंक उनका ऐसा कोई किरदार अभी हमें एटलीस्ट फैक्चुअली नज़र तो नहीं आता। लेकिन मज़हर साहब आप कहिएगा सर, ये जो हो रहा है सब कुछ। एक छोटी सी बात अगर कह सकूं अलीना बीच में, बेनज़ीर मज़हर साहब का तज्जिया ले लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि मुझे
सिर्फ एक छोटी सी बात कि मुझे भट्टी साहब की जो भट्टी साहब ने बात की, मुझे उसकी बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में इंटरनेट भी स्लो किया हुआ है और व्हाट्सएप भी जो है वो स्लो की हुई है, क्योंकि मुल्क में एक जलसा हो रहा है एक शहर में, तो पूरे मुल्क के लिए इंटरनेट भी स्लो कर दिया गया है और व्हाट्सएप भी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। अच्छा ठीक है मज़र साहब, सर ये जो सारा का सारा हुकूमत महाज खोल रही है और अब ये नया महाज, क्या असरात? देखिए, मैं तो जहाँ इस वक्त बैठा हूँ वहाँ मुझे VPN इस्तेमाल किए बगैर मैं एक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बस इतनी आज़ादी और पाबंदियों का फ़र्क है। देखिए मुझे ताज्जुब होता है, वाकई हैरानगी होती है, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के रवैयों पे। इसलिए हैरानगी होती है कि एक ज़माना था 80s में, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी का जो है नाम लेना, उनके हवाले से खबर छापना तकरीबन जुर्म थे। उसके बाद 79 में जो है वो गैर जमाती इंतखाबात कराए गए कि पीपल्स पार्टी जो है वो किसी तरह आउट रहे, लेकिन अवाम दोस्त के नाम से उन्होंने इंतखाब लड़ा और वो जीत गए, इंतखाब स्वीप कर गए। उसके बाद गैर जमाती इंतखाबात कराए गए, वो तो उन्होंने गलती मानी कि हमने बॉयकॉट किया, लेकिन उसके नतीजे में भी जो गवर्नमेंट बनी मोहम्मद खान जुनेजो की, उन्होंने आके कहा कि मार्शल लॉ और जमहूरियत साथ साथ नहीं चल सकते। ये जो सारे इक़दाम हैं ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौन है? तहरीक इंसाफ ही है ना। आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कर लें, आप अपनी इस तरह हुकूमत बचा लें, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे क्या है, ज़मीन पे क्या है, ये खुद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जानती है। आप अब इलेक्शन कमीशन, जैसे भट्टी साहब ने कहा कि 4 दिन से बैठे हुए, यहाँ सिस्टम बैठा हुआ है, वो 4 दिन से बैठे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो सिलसिला जो आपका चल रहा है, उस सिलसिले में मुझे हैरानगी होती है कि वही चीज़ें जिसके वो विक्टिम्स रहे हैं, जिसके ये जमातें विक्टिम्स रही हैं, वही चीज़ें एक तीसरी जमात को ख़त्म करने के लिए अडॉप्ट की जा रही है। जी नहीं एक्सेप्टेबल, जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कर लें, जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तों को जो तस्लीम कर लें, हम तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को तस्लीम नहीं करते, जुडिशरी में जो है वो कर दें। उससे ग्राउंड पे, उससे तो बहुत बेहतर था कि 8 फरवरी के बाद ये सिर्फ अवामी इक़दाम करते, ये पूरी कोशिश करते कि लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो, ये पूरी कोशिश करते कि कुछ ऐसे इक़दाम करें कि महंगाई नीचे आए। ये प्रैक्टिकली इन चीज़ों को, ये जिन चीज़ों में पड़े हैं वो हुकूमत बचाने के इक़दाम करने से हुकूमतें नहीं बचती, अवाम को साथ मिलाने से हुकूमत बचती है, हुकूमत की ताकत होती है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इलेक्शन कमीशन कोई भी फैसला कर ले, आउट कर दें, लेकिन मैंडेट 8 फरवरी का मैंडेट क्या था ये हम सबको पता है। 8 फरवरी के तमाम तर रुकावटों के बावजूद लोगों ने किसको वोट दिया? कौन से लोग जो है इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मर्तबा आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आ गए, आज़ाद उम्मीदवार की अक्सरियत आ गई, नहीं बनी उनकी हुकूमत, वो अलग बात है, लेकिन अक्सरियती जमात कौन सी? अब उसे आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, तहरीक इंसाफ कह लें, कुछ और कह लें, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह चीजें नहीं बढ़ती। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तारीख से सबक नहीं सीखते हैं और कोई नई तारीख बनाने की तरफ भी नहीं जाते। अनफॉर्चुनेटली फ़खर साहब, आज आप फिर हुकूमत की पोजीशन जस्टिफाई करते हुए, या आपको लगता है वो सही है? आपके दलाइल अकेले रह गए हैं। सर कुछ कहने चाहेंगे? फ़खर साहब, सर फ़खर को 2 मिनट दे दीजिएगा, उनकी पोजीशन ज़रा मुख्तलिफ है तो हम समझ लेते हैं बेहतर अंदाज में वो क्या कहना चाह रहे हैं। फ़खर अलीना देखिए, मैं हुकूमत को जस्टिफाई नहीं, पार्लियामेंट का एक इस्तेकाक है, स्पीकर जो भी रूलिंग देता है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, और स्पीकर के हवाले से मैं समझता हूँ जब तक ये एक्ट इन प्लेस है तब तक जो अगर अदलिया उसको नलीफाई नहीं करती, मैं समझता हूँ कि जो स्पीकर की ये रूलिंग है वो जस्टिफाइड है। सर लेकिन अगर इस तरह की कोई कानून साजी हो जैसे इस केस में हो रही है, जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक है और पता चल रहा है कि किस पर्पज़ के लिए है, तो तब भी उसको जस्टिफाई करना जायज़ होगा? देखिए अलीना, हुकूमतें हों या अपोजिशन हो, वो अपने तौर के ऊपर हर तरह के इस जो है ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं या हरबे हैं वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, गैर कानूनी या गैर आइनी नहीं होना चाहिए। अगर कानून और आइन के दायरे में रहते हुए कोई इस तरह की पॉलिसीज़ हुकूमत बनाती है, ये उनका इस्तेकाक है। तो क्या मॉरली आप समझते हैं कि गलत किया हुकूमत ने?
अलीना, मैंने शुरू में बताया कि जब ये पीटीआई का ये केस चल रहा था मखसूस नशिस्तों वाला, पीटीआई के अपने वकील ने ये अदलिया के सामने अगर उसकी कोई क्योंकि ये इलेक्शंस एक्ट में लाइव चला था उसमें उन्होंने ये तस्लीम किया था कि ये पीटीआई की सीटें नहीं है। नहीं फ़खर, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं तो जानना चाह रही हूँ आपसे, डोंट ऑफेंसिव मत होइएगा इसके ऊपर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह की हुकूमतें हरबे करती है, हमने देखा है हर हुकूमत में, हमने तहरीक इंसाफ को भी देखा, उसने भी किस तरह से बुलडोज की कानून साजी और ऑर्डिनेंसेस पास करवाए, हर हुकूमत करती है। लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत इलेक्शंस एक्ट में तरमीम की है उसने, और ये पता चल रहा है कि किस इंटेंशन के लिए किया है, क्या मॉरली गलत किया मौजूदा हुकूमत ने? अलीना, मैं मॉरली हमेशा मेरे लिए ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि मॉरली हो सकता है कि ये अपनी एक इजारादारी कायम करने के लिए उन्होंने वो किया होगा, कोई भी इनकी रीज़न होगी, लेकिन लीगली जब तक ये अदलिया इसकी तरफ से कोई गलत इसको करार नहीं देती, मैं नहीं समझता कि ये स्पीकर की तरफ से कोई गलत इक़दाम उठाया गया। नज़र जानना चाह रही थी आपका मॉरली, जब आप अपनी पोजीशन पर कायम है, एब्सोल्युटली आपका राइट है। हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। बुनियादी सवाल के जवाब में जो तीनों पैनलिस्ट हैं, भट्टी साहब, मज़हर साहब और बेनज़ीर, वो एक तरफ, फ़खर ज़रानी साहब एक तरफ हैं और बात वो कर रहे हैं। अब देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है, उसके ऊपर भी तज्जिया तबसरा करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।